हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है श्रुति। फूलों से कोमल गोरी चिट्टी बच्चे को देखकर सभी का हृदय प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न अर्थात खुश। घुंघराले काले काले बालों से ढका सिर और बहुत ही प्यारा सा चेहरा था। 3 साल की स्तुति ने अपनी नन्ही छोटी बहन को प्यार किया तो मोहन मुग्ध हो गया। पत्नी शोभा से बोला, मैं इस बेटी का नाम श्रुति रखूंगा। स्तुति की बहन श्रुति, ठीक है ना? श्रुति नाम इतना प्यारा था कि शोभा को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। कुछ महीने बीते, श्रुति बड़ी होने लगी। उसकी चपलता और चंचलता सबका मन हर लेती। उसके खिलखिलाकर हंसने, उसके बोलने के प्रयास में, मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालने पर जहाँ शोभा गदगद हो जाती, वहीं मोहन और शोभा को चिंताओं ने भी घेर रखा था। बात उस समय की है जब श्रुति 5-6 महीने की थी। उसे सड़क की तरफ वाले कमरे में सुलाकर शोभा रसोई घर में खाना बना रही थी कि बम फटने जैसी एक भयंकर आवाज़ सुनकर उसके हाथ में पकड़ी कटोरी छूट गई। वह दौड़कर सोने वाले कमरे में गई। सोचा श्रुति इस आवाज़ से डरकर उठ गई होगी और रोने लगी होगी, किंतु कमरे में जाकर वह आश्चर्य से ठिठक कर रह गई। श्रुति उसी करवट सो रही थी जिस करवट वह उसे सुला गई थी। उसे गहरी नींद में सोते देख वह सोचने लगी, क्या बच्ची ने यह आवाज़ सुनी नहीं? आगे बढ़कर खिड़की के पास गई तो देखा कि सड़क पर एक ट्रक खड़ा है जिसका टायर फट गया था। ट्रक के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। शोभा तुरंत समझ गई कि वह भयंकर आवाज़ टायर फटने की थी, परंतु यह कैसे संभव है कि श्रुति के कानों से आवाज़ नहीं टकराई। श्रुति को चौंक कर उठ जाना चाहिए था। उसके मन में भय मिश्रित एक प्रश्न उठा। भय मिश्रित यानी भय के कारण। तो क्या श्रुति ही श्रवणादिका कमजोर है? उसके मन में भय मिश्रित एक प्रश्न उठा। भय मिश्रित यानी कि भय के कारण। तो क्या श्रुति की श्रवण वेदियां कमजोर है? क्या श्रुति बहरी है? शोभा की आंखें भर आई। हाय, इतनी सुंदर बच्ची अगर गूंगी बहरी हुई तो? शाम को मोहन जब ऑफिस से लौटा तो शोभा को उदास देखकर बोला, क्या बात है, आज तुमने श्रुति और स्तुति को तैयार नहीं किया? लड़कियों की तबीयत तो ठीक है ना? चाय का प्याला मोहन के हाथ में पकड़ाते हुए शोभा बोली, तबीयत दोनों की ही ठीक है, ऐसे ही अभी तक तैयार नहीं कर पाई हूँ, अभी तैयार किए देती हूँ। बच्चियों को शाम के कपड़े पहनाकर स्तुति को जूता मोजा पहनाया। श्रुति को प्रेम में बिठाकर शोभा ने नौकर के साथ दोनों को सामने वाले पार्क में घूमने के लिए भेज दिया। तब तक मोहन भी दफ्तर के कपड़े बदल कर आ गया। एकांत पाकर शोभा रुआंसी होकर बोली, आपने सड़क पर ट्रक खड़ा देखा है ना? हाँ, शायद उसका टायर फट गया है, पर उसके भयंकर धमाके से आपकी श्रुति ना चौंकी, ना जागी, ना रोई। मोहन की समझ में कुछ नहीं आया। वह आश्चर्य से शोभा को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। शोभा आगे बोली, मैं इसे किनारे वाले कमरे में सुलाकर रसोई घर में खाना बना रही थी। जब टायर फटा, अचानक हुए धमाके से मैं इतने जोर से चौंकी कि मेरे हाथ से कटोरी छूट गई। मैं भागकर कमरे में गई। मुझे डर था कि श्रुति चौंकी होगी और रोते रोते उसकी सांस उखड़ने लगी होगी, परंतु वहां जाकर देखा तो वह निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो रही थी। इस धमाके का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कहते कहते शोभा रो पड़ी। मोहन को भी सुनकर बहुत दुख हुआ। श्रुति का प्यारा हंसता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। थोड़ी देर के लिए तो वह भी शोभा की तरह टूट गया। उसे अपनी माँ की याद आई, जो श्रुति के होने पर स्तुति की देखभाल करने के लिए यहाँ आई हुई थी। जब मोहन ने उन्हें श्रुति के जन्म की सूचना दी थी तो वह मुंह बिचकाकर बोली थी कि 2 लड़कियां हो गई और फिर भी तुम हंस रहे हो। तो क्या हुआ माँ, लड़कियां मेरे लिए लड़कों से कम नहीं। लड़के लड़की में भेद करना ठीक नहीं है माँ, लड़कियों को भी पूरी शिक्षा देनी पड़ती है। फिर अब तो लड़कियां भी लड़कों की तरह नौकरियां कर रही हैं। तुम सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली जैसे सुप्रसिद्ध महिलाओं की शक्ति को झुठला नहीं सकती हो माँ। अरे बेटा, हर कोई सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी नहीं बन पाती है। शादी ब्याह की चिंता भी तो करनी पड़ती है।
शादी ब्याह तो उन लोगों का भी हुआ था माँ, लेकिन ये सब तो आगे की बातें हैं। अभी तो इन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना है। मोहन को अपनी माँ की कही ये बातें याद आने लगी। मन और अधिक उदास हो गया, परंतु वह हताश होने वाला नहीं था। हताश अर्थात निराश होने वाला। उसने तय कर लिया कि इस बच्चे की परवरिश में जरा भी ढील नहीं करेंगे। उसी शाम वह श्रुति को कानों के रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर टंडन के पास ले गया। डॉक्टर ने खूब ध्यान से भली प्रकार परीक्षण करने पर पाया कि बच्ची की श्रवणवेदियाँ 15% ठीक है और पास में की गई हल्की आवाज़ को वह सुन लेती है। बार बार एक ओर से आ रही आवाज़ की ओर भी उसका ध्यान चला जाता है, पर देर से। डॉक्टर साहब का कहना था, अगर आप लोग मुंह पास करके बच्ची डॉक्टर साहब का कहना था कि अगर आप लोग मुंह पास करके बच्ची के साथ धीरे धीरे बातें करें तो उन्हें सुनकर शायद बोलने लगे। अभी तो श्रवण यंत्र दिया नहीं जा सकता, परंतु थोड़े दिनों बाद उसकी भी व्यवस्था कर दी गई तो संभवतः इसके सुनने की क्षमता बढ़कर 40% हो जाए। अगर यह बोलने लगी तो यह धारणा तो बदली ही जा सकेगी कि वह बहरा इंसान गूंगा भी होता है। वैसे इस तरह के उदाहरण है भी। डॉक्टर की बातों से शोभा और मोहन के मन में नया उत्साह जागा। नन्ही श्रुति से वे लोग खूब बोलने लगे। छोटी सी श्रुति बड़े जोरों से किलकारी मारकर हंसती और हा हा करती, मुंह से बुलबुले निकालते हुए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें करती तो माँ पिता खुश हो जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। साल भर की श्रुति को देखकर डॉक्टर टंडन भी आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित यानी हैरान हो गए। वह न केवल मम पापा दीदी दुदू दादा टाटा बोल रही थी, बल्कि बुलाने पर पास आ जाती थी। किसी चीज को रखने के लिए कहने पर रख देती थी। कोई चीज पकड़ने के लिए दो तो पकड़ लेती थी। डॉक्टर साहब ने इस सफलता का पूरा श्रेय शोभा और मोहन को दिया। विशेष रूप से श्रुति के लिए बनवाई गई एक छोटी सी सुनने की मशीन भी वे ले आए थे। उन्होंने श्रुति के कानों में उसे लगा दिया तो थोड़ी देर तक तो उसे उलझन सी होती रही। बार बार कानों के पास हाथ ले जाती, मशीन के तारों को पकड़कर खींचती, परंतु उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह पहले से ज़्यादा साफ सुन रही है। डॉक्टर टंडन ने दूर से फिर पास से आवाज़ें की। उससे जब बातें की तो यह देखकर सबको सुखद आश्चर्य हुआ कि वह पहले से ज़्यादा स्पष्ट सुन रही है और सही प्रतिक्रिया प्रकट कर रही है। मोहन और शोभा ने निश्चय कर लिया था कि श्रुति को भी स्तुति के साथ ही उसी के स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। गूंगे बहरों के स्कूल में भेजकर उसके मन में किसी तरह के भी कुंठा को जन्म न लेने देंगे। परंतु जितना ध्यान घर पर माँ बाप बच्चों पर देते हैं उतना स्कूल में कहाँ संभव है। नर्सरी स्कूल में भर्ती करने के थोड़े ही दिनों बाद श्रुति की शिकायतें आने लगी। उसे सुलेख में पूरे अंक मिले, किंतु श्रुतलेख में 50 में से 0। अध्यापिका द्वारा बोली गई गिनतियाँ वह पूरी नहीं लिख सकी, पर स्वयं जब लिखना पड़ा तो बिल्कुल ठीक लिया। अध्यापिका को शक था कि उसने नकल तो नहीं की है। इतनी छोटी सी बच्ची नकल करने का मतलब ही नहीं जानती है, नकल क्या करेगी। शोभा अध्यापिका से मिली तो बोली, उसे सुनाई नहीं पड़ा होगा, आप इसे सामने वाली सीट पर बिठाइए, यह ज़रा कम सुनती है। अध्यापिका में संवेदनशीलता की कुछ कमी थी। बोली, आप तो देख रही हैं श्रुति और बच्चों से ज़्यादा लंबी है, उसे मैं आगे कैसे बिठा सकती हूँ, और यह थोड़ा नहीं बहुत कम सुनती है। आप इसे भैरव के स्कूल में डालिए, वहीं ठीक रहेगा, बोलती भी बहुत कम है। शोभा का मन बड़ा दुख हुआ। वह जानती थी कि श्रुति जितना सुनती है, जिन शब्दों को सुनती है उन्हें ही बोल लेती है, किंतु अभी उसका शब्द भंडार सीमित है। कभी कभी श्रुति को सुनाई भी कम पड़ता है, परंतु उन्हें अपनी बेटी की बुद्धि पर पूरा भरोसा था। श्रुति अपनी सुनने की अक्षमता को दूर करने का जी जान से प्रयास करती थी। वह बहुत ही चतुराई से सबके होंठों के हिलने का अध्ययन करने लगी थी। अगर वह दूर खड़ी होती और कोई उससे कुछ कहता तो सुनाई न पड़ने पर भी होठों की हरकत पढ़कर श्रुति समझ जाती कि क्या कहा गया है। जहाँ माँ बाप उत्साहित थे, वहीं नर्सरी की अध्यापिका पूरी तरह उदासीन थी। वहाँ की प्रधान अध्यापिका ने भी शोभा से अनुरोध किया कि श्रुति को स्कूल से हटा ले। श्रुति सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल सकती। शोभा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शोभा ने श्रुति को स्कूल से हटा लिया और घर पर ही उसे 2 साल तक पढ़ाती रही। 5 साल की श्रुति को गर्मियों में टाइफाइड हो गया।
बीमारी लंबी खिंची, वो बेहद कमज़ोर हो गई और यह देखकर सबके हृदय को एक और झटका सा लगा कि श्रुति के कान और भी अधिक खराब हो गए थे। श्रवण यंत्र का असर बहुत कम हो गया था, जबकि उसकी मशीन बहुत शक्तिशाली थी। छोटी बच्ची थी, इसलिए श्रुति को बीमारी से उत्पन्न शारीरिक कमजोरी पर विजय पाते देर न लगी। ठीक से फल खाए, भोजन किया तो पहले जैसा ही खेलने कूदने लगी, परंतु उसकी श्रवण शक्ति कम हो गई। शोभा और मोहन दुखी तो अवश्य हुए, किंतु हताश नहीं। उन्हें अपनी बेटी का पूरा भरोसा था। श्रुति 7 साल की हो गई तो मोहन उसे स्तुति के स्कूल में भर्ती करवाया है। घर पर शोभा के पास पढ़ने के कारण श्रुति को प्रवेश परीक्षा में कोई असुविधा नहीं हुई, बल्कि जब परीक्षा फल मिला तो उसके ही अंक हर विषय में सबसे अधिक थे। मोहन ने कक्षा अध्यापिका से अनुरोध किया, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करना, अनुरोध किया कि श्रुति का ज़रा ध्यान रखें और उसे सामने वाली सीट पर बिठाएं। इस बात का भी भरोसा दिलाया कि उनकी ओर से दी गई थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ा सा प्यार श्रुति को नई दिशा देगा। वह पढ़ने लिखने में और बच्चों से कमज़ोर साबित नहीं होगी, परंतु उसे कम सुनाई पड़ता है, इसलिए हो सकता है कि उसे समझने में कुछ दिक्कत हो। श्रुति की नई अध्यापिका रेणु दीदी में उत्साह की कमी नहीं थी। उन्होंने प्यारी श्रुति को अपने से चिपटा लिया। उसके घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, यह आपने अच्छा किया कि सारी बातें बता दी, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। यह लिप रीडिंग कर लेती है, केवल बहुत जल्दी में ही कही गई बात समझने में ज़रा परेशानी होती है। वह सब मैं संभाल लूँगी। मैम, क्लास के बच्चे परेशान तो नहीं करेंगे? ओहो मिस्टर कुमार, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। बच्चे इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। आप देख लीजिए, श्रुति को सभी खूब प्यार करेंगे। नई दोस्त बनते देर नहीं लगेगी। तुम आज ही से रुकोगी ना श्रुति? हंसकर उन्होंने श्रुति से पूछा तो श्रुति ने सिर हिलाकर हामी भर दी। बड़े निश्चिंत होकर मोहन और शोभा घर लौटे। उन्हें स्कूल का वातावरण, अध्यापिका का स्नेहिल स्वभाव संतोषजनक लगा। ऐसे बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है और साथ ही चाहिए सहानुभूतिपूर्ण वातावरण और बढ़ावा। अगर कोई उन्हें आगे बढ़ने के लिए निरंतर उत्साहित करता रहे तो अपनी कमज़ोरी पर विजय पाने में सफल हो सकते हैं। और उनका सोचना ठीक निकला। रेणु दीदी से प्रेम और प्रोत्साहन पाने की श्रुति में भारी बदलाव आ गया। साथ ही कक्षा के बच्चों के स्वाभाविक व्यवहार के कारण श्रुति के स्वभाव में भी निखार आ गया। वह स्कूल जाने के लिए लालायित रहने लगी। बड़े उत्साह से धैर्यपूर्वक अपना होमवर्क करती, कविताएं और पहाड़े याद करती। पहली परीक्षा में उसने बहुत अच्छे अंक पाए, केवल श्रुतलेख में उसके अंक कम थे। रेणु दीदी ने शाबाशी देते हुए कहा, श्रुति, तुमने तो सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक पाए हैं, बस श्रुतलेख में कुछ शब्द छूट गए हैं। अगली बार इसमें भी तुम्हें ज़रूर नंबर मिलेंगे। श्रुति खुश हुई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह होठों की भाषा पर और ध्यान देगी। होठों की हरकत को पढ़ने में उससे भूल हो रही है, तभी उसे नंबर कम मिले हैं। घर लौटते समय उसने स्तुति को अपना परीक्षा फल दिखाया। स्तुति अब 8 कक्षा में थी। वह बचपन से ही बड़ी मेधावी थी। मेधावी यानी बहुत मेहनती और अच्छी विद्यार्थी। बहन के परीक्षाफल को देखकर उसे खुशी हुई। श्रुति ने सभी विषयों में 80 से अधिक अंक पाए थे, बस केवल श्रुतलेख में ही 100 में से 40 थे। वह समझ गई कि अवश्य ही ठीक से शब्दों को ना सुन पाने के कारण ही उससे लिखने में गलती हुई होगी या उससे शब्द छूट गए होंगे। बहन का माथा चूमते हुए स्तुति ने हंसकर कहा, तुम्हें तो बहुत अच्छे अंक मिले हैं श्रुति। दीदी, इस बार श्रुतलेख में मेरे नंबर कम आए हैं, लेकिन तुम देख लेना, अगली बार इससे ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, अब से मैं तुमसे रोज श्रुतलेख करवाया करूँगी। तब तो बढ़िया रहेगा, श्रुति ने खुश होकर कहा। एक दिन श्रुति ने स्तुति से कहा, दीदी, मेरी संगीत की टीचर मुझसे बहुत नाराज़ रहती है। क्यों? मैं कभी कभी गलत सुर में गा देती हूँ, इसलिए। असल में टीचर का गाया सुर सुन नहीं पाती हूँ। कौन सा संगीत है? स्तुति के पूछने पर श्रुति ने जल्दी से गाने की पंक्तियाँ सुनाते हुए कहा, मुझसे गाने के बोल भी गलत हो जाते हैं दीदी। स्तुति ने अपनी बहन को उदास पाया तो उसका हृदय पिघल उठा। हृदय अर्थात मन। बहन के फूले फूले गालों को दबाते हुए हंसकर बोली, मैं तुम्हें ये सभी सिखा दूंगी, मुझे सब आते हैं। सच दीदी? हाँ। और सचमुच एक ही हफ्ते में स्तुति से श्रुति ने सारे गाने सीख लिए।
संगीत की अध्यापिका ने जब उसे सही सही गाते सुना तो आश्चर्यचकित रह गई। उससे भी ज़्यादा प्रभावित किया था श्रुति के सुमधुर कंठ स्वर ने, यानी कि बेहद ही मीठा स्वर था उसका। उसके नन्हे से गले में इतनी मिठास है, यह अध्यापिका ने पहली बार जाना। उसे दुख हुआ कि आज तक वह श्रुति को बहरी है कहकर क्यों टालती चली आ रही थी। एक सप्ताह बाद ही स्वाधीनता दिवस समारोह था। अध्यापिका ने श्रुति को ही समूह गान की प्रमुख गायिका चुना। रेणु दीदी ने तो श्रुति की प्रतिभा को पहचान ही लिया था। उन्होंने श्रुति को देशभक्ति की एक लंबी सी कविता याद करने को दी और जब उसे वे याद हो गई तब भाव भंगिमा के साथ अभिनय करते हुए कविता पाठ करना सिखाया। इस अभिनय सहित कविता पाठ की बात केवल यही दो जानती थी। रेणु दीदी की इच्छा थी कि श्रुति से कविता सब रंगमंच पर ही सुने। रेणु दीदी ने अपनी कक्षा के छोटे छोटे लड़के लड़कियों को लेकर एक नाटक और तैयार किया। इसमें भी श्रुति की मुख्य भूमिका थी। उसे इंदिरा गांधी के बचपन की भूमिका दी गई। रेणु दीदी चाहती थी कि इस बच्चे के मन में जो थोड़ा बहुत कुंठा है वह भी दूर हो जाए। साथ ही वह अपने विद्यालय के बच्चों और अध्यापकों तथा अभिभावकों को जता देना चाहती थी कि बहरापन उन्नति के पथ में बाधक सिद्ध नहीं हो सकता है। लगन हो तो इंसान अपनी शारीरिक कमी पर विजय पा सकता है। आज 15 अगस्त का दिन है। श्रुति सुबह आंख खुलते ही शोभा से लिपट गई। बोली, मम्मी आप और पापा जरूर आइएगा। यह बात तो हमारे स्कूल में भी कोई नहीं जानता है। आप लोग आइएगा तो खुद ही देख लीजिएगा। फिर शोभा से बोली, मम्मी मुझे जल्दी से तैयार कर दो, हमें 8 बजे तक स्कूल पहुंचना है। आप लोग भी 9 बजे तक जरूर पहुंच जाना। झंडा फहराने के बाद मुख्य अतिथि का भाषण हुआ। तत्पश्चात छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत किया करना यानी कि पेश करना। रेणु दीदी ही इस कार्यक्रम की संचालिका थी। छोटे लड़के लड़कियों के समूह गान से कार्यक्रम आरंभ हुआ। प्रधानाध्यापिका को देखकर आश्चर्य हुआ कि श्रुति ही नेतृत्व कर रही है। वह तो यही जानती थी कि लड़की बहरी है। अध्यापिकाओं की मीटिंग में रेणु गुप्ता के अलावा हर अध्यापिका ने बहरी लड़की को भर्ती कर लेने की शिकायत की थी। रेणु ही थी जो बार बार कह रही थी कि बच्ची को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने देना चाहिए, उसे अवसर मिलना चाहिए। वह बहरी जरूर है पर बोल लेती है। हमें उसकी इसी क्षमता को घिस मांझकर गलत धारणाओं का मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिए। आज उसे समूह गान में गाते देखकर प्रधानाध्यापिका को अच्छा लगा और श्रुति के माता पिता शोभा और मोहन वे तो बोलना ही भूल गए थे। श्रुति समूह गान का नेतृत्व कर रही है। चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, जरीदार वास्केट और टोपी तथा काजल से बनी पतली मूछें। क्या सचमुच यह उनकी श्रुति ही है? आमंत्रित अतिथियों के बीच पुराने नर्सरी स्कूल की प्रधानाचार्य और कुछ अध्यापिकाएं बैठी थी। उन्होंने श्रुति को पहचान लिया था। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरा आइटम समाप्त हो गया। तीसरे आइटम की घोषणा हुई। पर्दा उठा। फ्रॉक पहने कुछ बच्चियां गुड़ियों के साथ खेल रही है। शोभा ने देखा उनके बीच श्रुति भी है, जिसके हाथ में सबसे सुंदर गुड़िया है। पर्दे के पीछे से नाटक की कहानी संक्षेप में बता दी थी। संक्षेप यानी कि सरलता से, छोटे अंदाज में। इसलिए शोभा और मोहन तुरंत समझ गए कि इंदिरा गांधी के बचपन की भूमिका श्रुति ही कर रही है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि कितने स्वाभाविक ढंग से श्रुति अपने संवाद बोल रही है, कितना सुंदर अभिनय कर रही है। जिस समय गुड़िया को आग में फेंकने के लिए वह बढ़ी, उसके भाव देखकर, उसकी नन्ही सी छाती से चिपटी गुड़िया को देखकर किसकी आंखें नम न हुई होंगी। और फिर एक ही झटके में गुड़िया को आग में फेंक दिया तो चेहरे पर लेश मात्र भी दुख के भाव नहीं। दर्शकों की तालियों से बोझिल वातावरण गूंज उठा। मुख्य अतिथि कमिश्नर श्री रामनाथ सहाय ने जब सुना कि यह प्रतिभाशालिनी बालिका बहरी है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। बिना सुने यह बच्ची बोल कैसे लेती है, इतना सुंदर गा कैसे लेती है, इतना अच्छा अभिनय कैसे कर लिया उसने। नाटक समाप्त होते ही बड़ी कक्षाओं की ओर से एक नृत्य और गीत प्रस्तुत किया गया। अंत में जब फिर श्रुति का नाम घोषित हुआ तो फिर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से नाट्यगृह गूंज उठा। इस बार श्रुति वही लंबी कविता जिसे रेणु दीदी ने तैयार करवाया था भावपूर्ण सुनाने लगी। उसने कविता पाठ इतने सुंदर, सहज और भावपूर्ण ढंग से किया कि सभी मुग्ध हो गए। कार्यक्रम समाप्त होते ही कमिश्नर श्री सहाय और कवि
अरे ये तुम्हारे इसकी आवाज़ आ रही है। कार्यक्रम समाप्त होते ही कमिश्नर श्री सहाय और कई अभिभावकों ने श्रुति के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। सभी श्रुति के माता पिता से मिलना चाहते थे। अब तक सभी को पता चल चुका था कि श्रुति बिल्कुल नहीं सुन सकती है। श्रुति स्टेज से उतरकर रेणु दीदी के साथ अपनी प्रधानाचार्य के पास आई। अभिवादन किया तो उनसे रहा नहीं गया। श्रुति को गोद में उठाकर चूमते हुए बोली, तुम तो बहुत ही होशियार हो बेटी, हमें तुम पर गर्व है। उसके बाद तो हर कोई श्रुति को हाथों हाथ लेने लगा। शोभा और मोहन पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। सभी उनकी तारीफ करने लगे। उनके प्रयासों का ही फल था कि श्रुति ने अपनी इस शारीरिक कमी पर विजय पाने में सफलता प्राप्त कर ली। सारी अध्यापिकाएं रेणु को बधाई दे रही थी। रेणु ने सच ही कहा था। उसने बच्ची में छिपी प्रतिभा को पहचानने में तनिक भी भूल नहीं की थी। रेणु से जब शोभा और मोहन मिले तब कृतज्ञता से उनकी आवाज़ रुंध गई, यानी कि उनकी आवाज़ में रोना छिपा हुआ था। उनकी आंखें छलछला रही थी, यानी कि आंखों से आंसू बह रहे थे। रेणु भी बहुत खुश थी। अपने परीक्षण में वह पूर्ण सफल हुई थी। शोभा का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, बस आपकी छलकती आंखें ही मेरे लिए काफ़ी हैं। श्रुति को जिस मार्गदर्शन की ज़रूरत थी वह हमने कर दिया, परंतु यह मत भूलिएगा कि उसे अब भी हमारी ज़रूरत है। हमें तो उसके साथ चलना होगा। और नर्सरी की अध्यापिकाएं वह सब शर्म से मुंह छिपा रही थी। छी, एक नन्ही सी बच्ची को उन्होंने बहरी कर स्कूल से निकाल दिया था। और नर्सरी की अध्यापिकाएं वह सब शर्म से मुंह छिपा रही थी। छी, एक नन्ही सी बच्ची को उन्होंने बहरी कहकर स्कूल से निकाल दिया था। आज वही बच्ची सबके गले का हार बन गई है। श्रुति के साथ घर लौटते समय शोभा और मोहन को लग रहा था कि बहुत ही ऊंचे पहाड़ को लांघकर अब वह समतल मैदानी जगह पर आ गए हैं। आगे का रास्ता पहले जैसा कठिन और थका देने वाला नहीं होगा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह मौलिक ज्ञान मिलता है कि माता पिता व शिक्षकों को बच्चों द्वारा अच्छे कार्यों को करने में प्रेरणा एवं सहयोग प्रदान करना चाहिए। उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हर बच्चा आगे बढ़ने में सफल ज़रूर होगा अगर हम उसका हौसला बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।